नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की टॉप 20 जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में मॉक टेस्ट संख्या 3। ठीक है, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समुद्र में भी पुल बना लेते हैं, वो समुद्र में भी पुल बना लेते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन यानी कि डैश डैश उस अर्थव्यवस्था की सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है उद्योगपति, नागरिक, सरकार और न्यायपालिका। ठीक है, आपका सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होती है। वो है अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत आर्थिक निर्णय यानी कि इस व्यवस्था के आर्थिक निर्णय इस अर्थव्यवस्था के आर्थिक निर्णय कौन लेता है? सरकार लेती है। इस आर्थिक व्यवस्था के आर्थिक निर्णय कौन लेते हैं? अर्थव्यवस्था के आर्थिक निर्णय सरकार लेती है। ठीक है, इसमें यानी कि उद्योगपति शामिल नहीं होता और ना ही नागरिक लेते हैं। वैसे आमतौर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योगपति निर्णय लेते हैं, लेकिन योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक निर्णय लेती है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु किसके पूछ रहा है? उच्च न्यायालय पूछ रहा है, ध्यान रखना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, देखो आपका पहला ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन, इसमें वोट डालने की उम्र किसकी? वोट डालने की उम्र कितनी कर दी गई थी? 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन आपको बता दें ये 1985 का है। 1985, इसमें क्या है? दल बदल से संबंधित कानून था। ठीक है, इसमें 15वां संविधान संशोधन। अच्छा, इसका आंसर क्या है? 60 से 62 वर्ष उम्र की गई थी, तो इसका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 15वां संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन आया था आपका 1963 में। ठीक है, 1963 में 15वां संविधान संशोधन 1963, जिसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है, आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर कौन सी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ये कब का है? ये 1992 का है, लेकिन यह लागू कब से हुआ था? यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, इसको याद रखना। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अपने शासन के दौरान अंग्रेज मद्रास के किसानों से कौन सी फसल उगाने को मजबूर करते थे? ठीक है, मद्रास अपने भारत का लगभग दक्षिणतम हिस्सा, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र, इसको पहले मद्रास नाम से जानते थे। ठीक है, इस मद्रास में उन्होंने कौन सी प्रथा लागू? रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, कौन सी? रैयतवाड़ी। ठीक है, इसमें ये यहाँ के किसानों को जबरदस्ती चावल उगाने को मजबूर करते थे। ठीक है, चावल उगाने को। और महाराष्ट्र के किसानों को यहाँ पर लिख लेंगे आप। महाराष्ट्र के किसानों के लिए ये कपास उत्पादन के लिए मजबूर करते थे। क्या? कपास उत्पादन। जूट पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए, वेस्ट बंगाल के किसानों के लिए जबरदस्ती जूट उगाते थे। और चाय असम के लोगों से, कहाँ से? असम के लोगों से जबरदस्ती मजबूर करते थे चाय उगाने के लिए। ठीक है, और गन्ना उत्तर प्रदेश के लोगों। यही कारण है कि आज जूट के लिए पश्चिम बंगाल और चाय के लिए असम तथा गन्ने के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रैयतवाड़ी प्रथा थी। और पश्चिम बंगाल में कौन था? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या था? स्थायी बंदोबस्त। ये किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, याद रखना आपको, कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी किसने लागू की थी? रीड और मुनरो ने। किसने?
रीड और मुनरो ने। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, दिद्दा नामक रानी कौन सी, याद रखना, दिद्दा नाम की रानी ने 980 और 1003 के बीच 1003 ईस्वी तक भारत के किस राज्य में अपना शासन किया। ठीक है, आपका ये इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है राज तरंगिणी पुस्तक से। राज तरंगिणी पुस्तक से किससे मिलती है जानकारी, राज तरंगिणी पुस्तक। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं राज तरंगिणी के लेखक कौन है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, कल्हड़। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़। ठीक है, इसकी जानकारी इसमें इस पुस्तक में है क्या, इसमें है जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास। ठीक है, इसीलिए ये दिद्दा नामक जो रानी है, इतिहास। ठीक है, इतिहास दिद्दा नामक की जो रानी है ये इसी में वर्णन का मिलता है। ठीक है, किसमें, राज तरंगिणी में। ठीक है, सिंध क्या है, सिंध वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान। अवध वाला क्षेत्र कौन है, अवध वर्तमान एरिया में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी क्या थी, लखनऊ। ठीक है, मैसूर 1799 थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसकी हुई थी इसमें मृत्यु, टीपू सुल्तान की। आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसी श्रृंखला का अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि सीमा पूछा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाला ये वाला एरिया, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ऐसे देखते हैं इसको, ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये उत्तर और पश्चिम वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया कहाँ से लगता है अपना, ये एरिया लगता है पाकिस्तान से। किससे लगता है, पाकिस्तान से। ठीक है, याद रखना उत्तर पश्चिम में। और अगर देखा जाए दक्षिण पूर्व में, अगर पूछा जाए दक्षिण पूर्व में क्या लगता है, दक्षिण पूर्व में लगता है बांग्लादेश। क्या, बांग्लादेश। पूर्व में क्या लगता है, म्यांमार। क्या लगता है, म्यांमार। उत्तर में कौन कौन से देश लगते हैं, उत्तर में लगते हैं नेपाल हो गया, आपका भूटान हो गया, और क्या हो गया, चीन हो गया, चीन। ठीक है, भारत की सर्वाधिक भूमिगत सीमा लगती है बांग्लादेश से। ठीक है, ये लगती है 4096। ठीक है, 4096 सर्वाधिक। लेकिन सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम लगती है अफगान से। किससे, अफगान से। ठीक है, लेकिन वर्तमान अगर स्थिति देखें भारत के मैप की, तो सबसे कम किससे लगती है, भूटान से। ठीक है, इसको भी याद रखना है, ये भूटान से लगती है 699 किलोमीटर। ठीक है, ये 4096 किलोमीटर, और ये आपके अफगानिस्तान से हो गई 106 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी याद रखना। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, सतलज और काली के बीच क्या पूछ रहा है, सतलज और काली नदी के बीच हिमालय किस नाम से जाना जाता है। सतलज और काली के बीच हिमालय किस नाम से जाना, आपको बता दें हमारा हिमालय 4 भागों में बटा है। कितने भागों में, 4 भागों। ठीक है, कितने भागों, 4 भागों। सबसे पहले सिंधु नदी, फिर हो गई सतलज नदी, फिर कौन हो गई, सतलज के बाद हो गई काली नदी, फिर कौन हो गई, तीस्ता नदी, फिर ये कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब आपको बता दें सिंधु और सतलज के बीच ये जो हिमालय है, ये जाना जाता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय नाम से, कश्मीर हिमालय। और सतलज और काली के बीच का हिमालय कुमायूं हिमालय। कौन सा, कुमायूं हिमालय। ठीक है, और काली और तीस्ता के बीच का ये जाना जाता है नेपाल हिमालय। कौन सा, नेपाल हिमालय। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच का ये होता है असम हिमालय। कौन सा, असम हिमालय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय किस नाम से जाना जाता है, कौन सा, सतलज और काली के बीच का हिमालय, ये कौन सा हो गया, ये कुमायूं हिमालय। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन है हमारा, एनेलिडा संघ के कोई 2 उदाहरण बताइए। एनेलिडा ऐसे जंतु, देखो कैसे, ऐसे जंतु जिनका शरीर बाह्य खंडों में विभाजित हो जाता
है। इन्हें कहते हैं एनेलिडा संघ के समूह, एनेलिडा संघ समूह के जीव, ठीक है। बाह्य खंड, अब ये क्या होता है, ये जो जो जंतु, सॉरी जंतु नहीं होगा यहाँ पे, जीव होगा, जीव, ठीक है, छोटे छोटे जीव, जो जीव पूरा अपना शरीर बाह्य खंडों में यानी कि पूर्ण रूप से गोल हो जाते हैं, गोल, ठीक है। गोल कौन हो जाएगा, केचुआ और सांप, ठीक है। इसका ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सांप किस में आता है, सांप आता है सरीसृप में, किस में आता है, सरीसृप में, ठीक है, ये नहीं होगा। सांप और छिपकली ये तो होगा ही नहीं। केंचुआ और जोंक, हाँ ये हो जाएगा आपका, केंचुआ और जोंक। जोंक जानते हैं आप, नदियों में नहाने गए होंगे, आपने देखा पशुओं और जानवरों को कुछ कीड़े आके इस तरह से चिपक जाते हैं और खून चूसने लगते हैं, उन्हीं को जोंक कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंचुआ और जोंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है। मानव में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ, कंठ से, ठीक है। कहाँ से होती है, कंठ से। मानव में ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है, ठीक है। मज्जा क्या होता है, अस्थि, अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डी, क्या, हड्डी के अंदर का भाग, अंदर का भाग, ठीक है, ये क्या कहता है, मज्जा कहलाता है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा लेकिन इसके बारे में बता रहे हैं, ये मज्जा होता है। कंठक्ष क्या होता है, कंठच्छद क्या, यह स्वर यंत्र के, जो स्वर यंत्र होते हैं आपके ऊपर का कपाट होता है, स्वर यंत्र के क्या होता है, स्वर यंत्र के ऊपर का कपाट, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसी श्रृंखला का अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारों और डैश के विलयन होते हैं, ठीक है। विद्युत चालन क्या होता है, जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें हो जाता है, इसमें होने लगता है विद्युत चालन, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, लवण, लवण क्या हो जाएगा, लवण, इसको याद रखना आप ध्यान से, लवणों के विलयन होते हैं, ठीक है। अब आपको बता दें अम्ल, अम्ल, अम्ल क्या होगा, जो H+ आयन देते यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये अम्ल हो गए। और आपके क्षार, जो OH- आयन देते यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। OH- आयन देते यानी हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, इसको याद रखना। लवण क्या होते हैं, लवण, लवण आपका होता है उदासीन, क्या होता है, उदासीन, ठीक है, इसको भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि वह देश जिसने सर्वप्रथम जीएसटी लागू की थी, जीएसटी अच्छा क्या है, सर्वप्रथम तो लागू की थी ये फ्रांस ने, ठीक है। फ्रांस ने कब की थी, 1954 में, ठीक है। किस लिए की थी, करों में यानी कि कोष्ट में लिखो टैक्स, टैक्स में चोरी रोकने के लिए, क्या, टैक्स में चोरी रोकने के लिए, ठीक है। इसी व्यवस्था को भारत ने कब अपनाया, भारत ने अपनाया इसे 1 जुलाई 2017, ठीक है, 2017। अब भारत ने कहाँ से ली, भारत की जीएसटी कनाडा से ली गई, ठीक है, इसको भी याद रखना। भारत की जीएसटी कहाँ से ली गई, सर्वप्रथम पूछे तो कहाँ से, फ्रांस से हो जाएगा, और भारत की कहाँ से ली गई, कनाडा से, ठीक है, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह प्रतिबिंब, क्या पूछा है, वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके, क्या, वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके। तो ऐसा प्रतिबिंब क्या कहलाता है, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। और यह बनता किससे, यह बनता है समतल दर्पण से, किससे, समतल दर्पण से, ठीक है, इसको याद रखना। आभासी, सीधा, इससे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा और वास्तविक, इसको भी याद रखना, वास्तविक, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनों और जंगलों को काटकर कौन सी खेती की जाती है, क्या पूछ रहा है, वनों, ये गलत लिखा है, वनों और जंगलों को काटकर कौन सी खेती की जाती है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, झूम खेती, ऑप्शन क्या होगा, झूम खेती। बागवानी जिसमें हम करते हैं अंगूर की खेती, जैसे अंगूर की खेती, ठीक है, अंगूर की खेती, फलों एवं सब्जियों को उगाना, फलों एवं सब्जियों को उगाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, बागवानी, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। स्थानांतरित खेती, वह खेती जिसमें मनुष्य एक से अधिक खेती कर, एक से
अधिक फसल उगाता है, एक से अधिक फसल, ठीक है। स्थानांतरित। निर्वाह खेती क्या होती है? वह खेती जो केवल अपने जीवन यापन के लिए की जाती है। किसके लिए? जीवन यापन के लिए, ठीक है। वह खेती जो जिससे सिर्फ मनुष्य भोजन प्राप्त करता है, सिर्फ भोजन, उसे इससे व्यापार से कोई मतलब नहीं होता इस खेती में, ठीक है। इसका क्या? जीवन यापन के लिए उतनी भोजन उगाओ जितना आपका जीवन यापन, जीवन निर्वाह हो सके, ठीक है। इसी को निर्वाह खेती कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? ठीक है। मुगल बादशाह, किसने? मुगल बादशाह शाहजहां। कौन था? शाहजहां, याद रखना इसको, शाहजहां। इसने सन 1644 से लेकर 1656 तक, 1644 से लेकर 1656 तक दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करा है, ठीक है। किसका? जामा मस्जिद का। इसी ने ताजमहल बनवाया था। इसी ने क्या बनवाया था? इसी ने ताजमहल बनवाया था। क्या बनवाया था? ताजमहल, ठीक है। ताजमहल बनवाया था। इसी ने लाल किला बनवाया था। क्या बनवाया था? लाल किला। ये लाल किला कहाँ वाला? ये वाला दिल्ली वाला है, ठीक है, ये दिल्ली वाला। और एक लाल किला आपसे पूछे आगरा वाला किसने बनवाया था? आगरा वाला तो ध्यान रखना आपको, अकबर ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था? अकबर ने, अकबर ने, ठीक है, अकबर ने। तो आपका क्या हो जाएगा? किस सदी में बनाई? 1644 से 1656, यानी कि 17वीं सदी, 17वीं सदी। अब आपको बताएं सदी क्या होती? जब सन 1 से प्रारंभ होके 100 तक जाएगी तो ये कौन सी क्या कही जाएगी? फर्स्ट शताब्दी, ठीक है। तो इसी प्रकार जो 16 से 1700 तक जाएगी, 1600 से किससे? 1600 से 1700 तक जाएगी, तो इसी को क्या कहेंगे? 17वीं शताब्दी कहेंगे, ठीक है। इसको याद रखना, 17वीं शताब्दी में जामा मस्जिद बनाई गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1913-14 में, 1913-14 में ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है। ताना भगत आंदोलन यह कहाँ हुआ था? यह आंदोलन हुआ है बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार में क्यों हुआ था? क्योंकि इस समय टैक्स यानी कि कर में मनमानी वसूली हो रही थी, मनमानी वसूली। इसी को रोकने के लिए जतारा भगत नाम के क्रांतिकारी ने, किसने? जतारा भगत नाम के क्रांतिकारी ने क्या? ताना भगत आंदोलन चलाया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जतारा भगत। क्या हो जाएगा? जतारा भगत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? किसकी? प्रार्थना समाज की, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसका आपको लगेगा राजा राम मोहन राय और आत्माराम पांडुरंग, इसमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आपको याद रखना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? इन्होंने की ब्रह्म समाज, क्या? ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज। इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा, कौन सी? सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए विलियम बेंटिक को प्रस्ताव भेजा था, ठीक है। क्या भेजा था? प्रस्ताव, ठीक है। सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? सती प्रथा पर रोक लगी थी आपकी 1833 में, पूर्ण रूप से रोक लग गई थी, ठीक है। इसका नियम क्या था? 17A, ठीक है। ये क्या था? धारा 17A के तहत सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले से आपको याद रखना है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज। कौन सी? सत्यशोधक समाज। तो यह कब की थी? 1873 में, ठीक है, 1873 में। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, क्या? आर्य समाज, इन्होंने कब की थी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि 4वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, यानी कि 4थी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक कांचीपुरम में किस वंश ने शासन किया? ठीक है, किस वंश ने शासन किया था कांचीपुरम? इसमें किया था पल्लव वंश ने, ठीक है। किसने? पल्लव वंश ने। और पल्लव के सामंत, इन्हीं के सामंत थे चोल। आपको याद रखना कौन थे? चोल, ठीक है। चोलों ने एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था, राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। इसको याद रखना। इसी को कहते हैं बृद्धेश्वर मंदिर,
बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, इसको भी याद रखना। ये बनवाया था राजराज प्रथम ने, किसने? राजराज प्रथम, फर्स्ट ने, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। इनके सामंत कौन थे? चोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पल्लव वंश, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से रबी, ये क्या लिखा है? रबी, यानी कि रबी की फसल कौन है? रबी की फसल, रबी की फसल, ठीक है। गेहूँ, गेहूँ आपका रबी की फसल, ठीक है। सरसों रबी की फसल, और जौ भी रबी की फसल। कोहड़ा या कुम्हेड़ा, कुम्हेड़ा आपने देखा होगा, कद्दू जैसा एक फल होता है, ठीक है, जिससे पेठा बनता है। क्या बनता है? पेठा, ठीक है। इसको क्या, ये कब की फसल है? ये है खरीफ की फसल, इसको याद रखना, खरीफ की फसल। ये कब होती है खरीफ की फसल? वर्षा में। और रबी की फसल कब होती है? सर्दी में, ठीक है, सर्दी में। और एक जायद, जायद, जायद जैसे खरबूजा है, खरबूजा है, खरबूजा है, तरबूज है, तरबूज है, ये कब होती है? ये होती है गर्मी के मौसम में। कब? गर्मी मौसम में, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ला लीगा का संबंध किससे है? ला लीगा, ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। ला लीगा, ये इसका संबंध फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल से, इसको याद रखना आपको, ठीक है। क्रिकेट के संबंध कुछ ट्रॉफियाँ देखो, ईरानी कप, ईरानी कप, इसको याद रखना, ठीक है। दलीप ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, इसको भी याद रखना, ठीक है। और हॉकी के लिए आगा खां कप, क्या? आगा खां कप। एक याद रखना, सुल्तान जौहर कप, सुल्तान जौहर कप, ठीक है। टेनिस से, टेनिस से ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। फिर हो गया फ्रांस ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन के बाद हो गया विम्बलडन, क्या हो गया? विम्बलडन, विम्बलडन ओपन, ठीक है। एक हो गया आपका यूएस ओपन, इसको भी याद रखना, यूएस ओपन। ये चार ग्रैंड, ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम है। इनका क्या, इनको क्या कहते हैं? चारों को, इन चारों को कहते हैं ग्रैंड स्लैम। क्या कहते हैं? ग्रैंड स्लैम, ठीक है, इसको याद रखना आप ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा है, तुएसा मलिक, तुएसा मलिक भारत की एक हैं, भारत की एक क्या है? तुएसा मलिक, इनको ये ज़्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन ये भारत की क्या है? गोल्फ खिलाड़ी है, ठीक है, गोल्फ खिलाड़ी, ठीक है। तो कौन है? तुएसा मलिक, इनको याद रखना ध्यान से। तुएसा मलिक गोल्फ खिलाड़ी, जैसे जैसे भवानी देवी, अभी आपको बताया था पिछली क्लास में, भवानी देवी तलवारबाजी, तलवारबाजी, ठीक है। रानी रामपाल, रानी रामपाल, ठीक है, हॉकी से, इनको भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक क्रियाशील धातु है। क्रियाशील धातु कौन है? आपको पता होगा, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम एक क्रियाशील धातु है। क्या है? पोटेशियम एक क्रियाशील धातु है, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर एजीआई, एजीआई कृत्रिम वर्षा, इससे क्या होती है? कृत्रिम वर्षा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिल्वर, सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आयोडीन, आयोडीन यानी कि नमक, ठीक है, नमक। आयरन लोहा, ठीक है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय, थैंक यू।